बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 में, दैट इज़ मार्केट्स। व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट जो है इज़ अ प्लेस वेयर sellers and buyers are in contact and where the transaction takes place. तो दो कंडीशन जो हैं इस डेफिनेशन में जो हैं वो ये हैं कि बायर्स और सेलर्स जो हैं उनकी मौजूदगी, उनका इंटरेक्शन, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो भी होनी चाहिए। तो जो टाइप्स हैं फर्म्स की, उसमें सबसे पहले जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। लेकिन आप जो है आप तीन मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में। तो व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन? तो परफेक्ट कंपटीशन जो है market situation in which all the identical or homogeneous goods are being sold at a uniform price। तो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे होमोजेनियस गुड्स जो हैं या आइडेंटिकल गुड्स हैं उनकी प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म होएगी, और इसकी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि या अजम्पशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले अजम्पशंस जो हैं वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। क्योंकि कंपटीशन जो है तभी हो सकता है सेलर्स में भी और बायर्स में भी जब उनकी जो नंबर्स है वो बेशुमार हों। लेट के जो है लेट देम टू कम्पीट विद वन अनदर। अच्छा, दूसरा इसका अजम्पशन जो है प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म और होमोजेनियस। तो होमोजेनियस जो हैं, होमोजेनिटी जो है वो जाहिर है वो इस तरह की होनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं उनका इंग्रेडिएंट जो है वो भी सेम हो, एक तरह की चीज़ें हों। अगर चीज़ें होमोजेनियस नहीं होंगी तो जाहिर उसकी यूनिफॉर्म प्राइस जो है वो नहीं होएगी। और उसके बाद देखें इसकी जो है मार्केट प्राइस, यानी इसका जो डिमांड कर्व है वो वाला परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी इसमें ज़ाहिर है यूनिफॉर्म प्राइस होएगी और उसी प्राइस के ऊपर अब मार्केट में जिस फर्म से चाहें आप ख़रीद सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन इसकी है वो है फ्री इंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ द फर्म। अगर कोई नई फर्म बिज़नेस में आना चाहती है या कोई पुरानी फर्म छोड़ के जाना चाहती है तो देन जो है इट इज़ अलाउड कि वो कोई नया बिज़नेस करें या उस बिज़नेस में रहें या कोई नई फर्म आए। द गोल ऑफ ऑल फर्म्स इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है, एम जो होता है वो ज़ाहिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और इसी के तहत फर्म को इक्विलिब्रियम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तहत। और उसके बाद आगे है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो डिमांड एंड सप्लाई का जो है फोर्सेस वो डिसाइड करेंगी कि आप किधर जा रहे हैं। और आगे एक है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है चीज़ की तैयारी में जो यूज़ होते हैं वो आसानी से उनकी मूवमेंट होगी, वो मोबाइल होंगे। और लास्ट में जो है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और मार्केट। तो इसमें यह है कि प्राइसेस का जो है वो बायर्स को भी पता है और सेलर्स को भी पता है, और दे आर हैविंग परफेक्ट नॉलेज अबाउट द
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि हम लेक्चर नंबर 5 में देखा, जो कॉस्ट कर्व, ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व, जो यू शेप्ड कॉस्ट कर्व हैं, वही कॉस्ट कर्व जो हैं हम यहाँ पे देखेंगे इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें परफेक्ट कंपटीशन में, एक बात हमने अभी देखी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी बेसिक कंडीशंस क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो इस पे कॉस्ट कर्व्स जो हैं वो कौन से यूज़ होंगे। अच्छा, अब इसमें जो है ये वाला टेबल बहुत समझना ज़रूरी है कि इसमें जो रेवेन्यूज़ के जो कर्व बनेंगे वो कैसे होंगे। यानी कॉस्ट कर्व्स का तो हमें पता चल गया है कि वो ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व्स यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है, वो कैसे होएगा, उसको अगर आपने समझना है तो जो है उसके लिए ये टेबल जो है ये बहुत ज़रूरी है। लेट के जो है क्वांटिटी जो है वो 10 जो है 10 क्वांटिटीज़ जो हैं वो है, और उसके बाद अगर प्राइस जो है उसको हम 8 लेते हैं, तो इसमें जो है चीज़ की जो प्राइस है वो 8 है, तो जो अगर उसको जो बेचा जाएगा तो रेवेन्यू जो है वो P ज़रब Q, टोटल रेवेन्यू जब हम निकालते हैं तो वो आता है P ज़रब Q। तो देखें अगर ये 10 क्वांटिटी है तो ये 80 जो है उसका टोटल रेवेन्यू है। इट मीन्स कि 8 रुपये उसने लेट किया है, सपोज किया है प्राइस को, और अगर आप 20 क्वांटिटीज़ आपने सेल की है तो इसका रेवेन्यू जो है 20 को आप मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 160। अगर आप 30 को जो है सेल आउट की है आपने, तो उसमें अगर आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 240 आता है। 40 को करेंगे तो 320 है, और 50 को भी करेंगे, और ऐसे 60 को। आपको पता है यूनिफॉर्म प्राइस रहती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में उस यूनिफॉर्म प्राइस की वजह से जो है हम इस सारी जो क्वांटिटी है उसको सेम प्राइस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब टोटल रेवेन्यू जो है उससे हम जो है अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हैं तो आप देखें कि सबसे पहले 80 है और 80 और 160, तो 80 का चेंज आ रहा है, और 10 और 20 में जो है वो भी 10 का चेंज आ रहा है। तो अब देखिए अगर आप 80 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। यानी टोटल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू और ओवर ये डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी जो 10 है और टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 80 का। तो आप 80 को 10 पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास मार्जिन रेवेन्यू जो है वो 8 आता जाएगा। अब दो चीज़ें सेम आ रही हैं, एक प्राइस और एक मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आप एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो आप देखें, अगर लेट के आप 80 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा 8। 160 को 20 पे करेंगे तो 8, 240 को 30 पे करेंगे तो 8, 320 को 40 पे करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है तीन चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन में सेम आ रही हैं। उनमें जो हैं एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस। अब आगे है रूल्स ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, इफ़ एम आर इज़ ग्रेटर देन एम सी देन प्रॉफिट कैन बी रेज बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो इससे ये होगा कि आपको क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि आपके जो है ना आउटपुट बढ़े और प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। अगर एम आर जो है लेस है एम सी से, तो जाहिर है आपको जो है आउटपुट को कम करना चाहिए ताकि जो आपकी कॉस्ट है वो आपके मार्जिन रेवेन्यू के तो जो कंडीशन जो है बनती है फर्म के इक्विलिब्रियम की, फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की,
क्योंकि हमने वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म जो है या कंडीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में ये भी देखी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म टू एंटर इन द बिजनेस मार्केट। और इसमें सबसे पहली कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है MC इज इक्वल टू MR। अच्छा, उसके बाद जो है अब देखिए MR जो है, जैसा कि हमने टेबल में देखा कि प्राइस MR और AR यानी एवरेज रेवेन्यू AR, मार्जिनल रेवेन्यू MR और P, ये तीन चीज़ें जो हैं परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होती हैं। अब अगर प्राइस का MR का और उसके बाद आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इसकी आएगी। और उसके बाद जो आप MC यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ट्रेडिशनल MC, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम इसकी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो हमने कॉस्ट कर्व्स यूज़ कर रहे हैं वो जो हैं वो ट्रेडिशनल होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है अब अगर आप देखें तो जो हमने पहली कंडीशन देखी है नेसेसरी कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, तो MC इज इक्वल टू MR जो है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पहली कंडीशन है। ये देखें उसी तरह से जब हमने कॉस्ट प्रोडक्शन में देखा था कि जैसे अब एक टिक लगाते हैं या हाकी सी बनाते हैं तो वो MC बनाया वो उसने, और MR जो हमने टेबल में भी देखा है कि मार्जिन रेवेन्यू की सेम वैल्यू आ रही थी जो कि 8 आ रही थी, तो 8 वैल्यू उसकी मार्जिन रेवेन्यू की आ रही है, तो 8 जो है वो वैल्यू सारी क्वांटिटीज़ के ऊपर 8 ही रहती है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। MR की या AR की जो कर्व बनेगा, लाइन बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल होएगी और इसी को आप डिमांड लाइन भी कहते हैं और ये परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो अब जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ पे क्वांटिटी जो है क्यू स्टेरिक है, और इसका मतलब है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है दैट इज़ क्यू स्टेरिक। अच्छा, उसके बाद जो है फर्म का जो इक्विलिब्रियम है, फर्म इक्विलिब्रियम जो है वो देखें अगर आप तो वो जो है अब उसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है। तो जो टोटल कास्ट है, जैसे हम कहते हैं टोटल कास्ट वो है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई Q, क्योंकि जब एवरेज कॉस्ट आप निकालते हैं तो आप कहते हैं TC बटा Q। तो अगर हमने जो है टोटल कास्ट देखना है तो हमें एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, उससे हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे टोटल कास्ट जब देखना है, एवरेज कॉस्ट जब देखेंगे यहाँ पे, चूँकि फर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है पहली शर्त जो आपने इक्विलिब्रियम के लिए कही है दैट इज़ MC इज इक्वल टू MR, तो ये पहली कंडीशन है। और उसमें देखेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है या उससे नीचे है या ख़ास जो इक्विलिब्रियम इंटरसेक्शन पॉइंट है वो MCMR उसके ऊपर है। अब देखें यहाँ पे जो है ये शॉर्ट रन का आपने कर्व बनाया हुआ है फर्म इक्विलिब्रियम, इसमें देखें ये उसी तरह से पिछली डायग्राम है, ये MC है और ये MR बना हुआ है, और यहाँ एक नया कर्व ऐड किया उसने वो है ATC, आपको पता है ये यू शेप होता है। अब देखें उसमें अगर आपने ये कॉस्ट देखने हैं तो आपने देखना है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट की वर्टिकल लाइन आ रही थी इसने एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट किया है, तो एवरेज कॉस्ट से आप सीधे चले जाएंगे जो है वर्टिकल लाइन की तरफ, ये आपके पास आ जाएंगे ATC। अब ये एवरेज टोटल कास्ट आपके पास आ गई, इसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर आपके पास टोटल कास्ट आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ है P, तो P को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब देखें हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू मनफी टोटल कास्ट। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना है, लेट के यहाँ पे ओल है ओरिजिन O, तो आप देखें ये जो पूरा ये P है और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये Q है, तो दो आपके पास एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से आप ओरिजिन से आप जाए Q स्टार की तरफ, दिस इज़ क्वांटिटी
यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, और जहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमम है यहाँ पे उसके बाद आप जाएंगे प्राइस की तरफ, तो यहाँ पे देखें पी है, और यहाँ पे जो है अगर आप एरिया वाइज देखना चाहते हैं टोटल जो है रेवेन्यू, तो आपके पास होगा ओ पी स्टेरिक और यहाँ पे ई कह दें इक्विलिब्रियम, और ये क्यू स्टेरिक। तो ये वाला जो एरिया है दैट इज़ इंडिकेटिंग द टोटल रेवेन्यू। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास ओ ए टी सी, और इसको बी कह दें या ए कह दें, और क्यू स्टेरिक, यानी ये वाला जो एरिया है जो कि वाइट है एरिया, इसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल रेवेन्यू का जो एरिया है जिसमें ग्रीन भी है और वाइट भी है, इसमें से अगर हम ये वाला एरिया कॉस्ट वाला निकाल लें, यानी टोटल जो आपको रेवेन्यू हासिल हुआ है चीज़ को सोल्ड करके, उसके बाद उसमें से अगर आप अपना टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, तो जो बाकी ये वाला ग्रीन बच रहा है ये आपके प्रॉफिट को ज़ाहिर कर रहा है, फर्म के प्रॉफिट को। तो जो है शॉर्ट रन में जो है फर्म जो है वो लॉस में भी हो सकती है और एबनॉर्मल प्रॉफिट में भी हो सकती है। अब देखें यहाँ पे जो है हमने देखा है कि ये प्रॉफिट को ज़ाहिर कर रहा है, ये वाला जो एरिया है ग्रीन ये प्रॉफिट को ज़ाहिर कर रहा है। अब हम देखते हैं क्योंकि आपके जो कॉस्ट कर्व्स हैं वो नीचे हैं और आपका रेवेन्यू ऊपर है। अब देखें यहाँ पे इस डायग्राम में जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ऊपर है और जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो नीचे है। इसका मतलब आपका रेवेन्यू जो है वो है ओ पी स्टेरिक ई क्यू, यानी रेवेन्यू कम है और आपके जो कॉस्ट है वो है ओ ए टी सी और बी क्यू स्टेरिक। तो अगर आप जो है टोटल कॉस्ट में से रेवेन्यू जो है वो निकालते हैं तो बाकी आपके पास ये लॉस आ जाता है, क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा थे, कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन आपको रेवेन्यू जो है वो कम मिला। तो जो है प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा या नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ इंडिकेटिंग द लॉस फॉर द फर्म। तो ये एटीसी जो है जब जो है वो ऊपर होगा इज़ लेस देन एम आर, तो उस वक्त हम कहेंगे कि फर्म जो है वो लॉस बर्दाश्त कर रही है। उसके बाद एक आगे पॉइंट है दैट इज़ अच्छा आगे चलते हैं और आगे देखें यहाँ पे ये वाला जो है फर्म इक्विलिब्रियम है, दिस इज इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, तो अगर आपने इसको लॉन्ग रन में देखना है तो आप देखेंगे कि इसमें रूल जो हैं ऑलमोस्ट यानी जो नेसेसरी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की वो आपके पास है, नेसेसरी कंडीशन वो आपके पास है कि फर्म जो है एम सी इज़ इक्वल टू एम आर, और सफिशेंट कंडीशन ये है कि स्लोप ऑफ एम सी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। इसकी ज़रा बात कर लें स्लोप की, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन है। अब देखें ये जो एम आर आया था मार्जिन रेवेन्यू दैट इज़ 4444, या पिछले टेबल में हमने 8 निकाला था। यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम रहते हैं। तो यहाँ पे जो मार्जिन रेवेन्यू है ये होती है एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें तो चेंज ही नहीं आ रहा। स्लोप जो होता है इसका मतलब है चेंज कितना आ रहा है। देयर इज़ नो चेंज इन मार्जिन रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन, तो जाहिर है उसका स्लोप अगर देखें चेंज यहाँ पे ज़ीरो है, अब 4 में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक और नीचे जो पीछे हमने टेबल देखा है उसमें जो है अब देखें उसमें जो मार्जिन रेवेन्यू था ये वो 8 था, अब 8 तो एक कांस्टेंट नंबर चल रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये देखें 8 जो है तो ये हॉरिजेंटल लाइन बनी है और इसका मतलब है चेंज इन वाई तो हो कोई नहीं रहा। स्लोप निकालते हैं तो आप करते हैं चेंज इन वाई, वाई एक्सिस में चेंज और ओवर एक्स एक्सिस में चेंज। तो जब ऊपर ज़ीरो हो यानी वाई में चेंज नहीं आ रहा तो एक्स में चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो, स्लोप इसका जो है वो ज़ीरो है।
तो अब इसका स्लोप जो है और एमसी का स्लोप अगर आप देखें, एमसी का स्लोप देखें यहाँ से तो वो नीचे आ रहा है, ज़ाहिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप होगा, लेकिन इधर से जहाँ ये इंक्रीजिंग इसका ट्रेंड है, ये वहाँ पे इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। और अगर आप देखें ये क्यू स्टेरिक के ऊपर अगर इसको कट कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्लोप ऑफ एमसी है इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर तो है ज़ीरो, और स्लोप ऑफ एमसी जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो दोनों कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो पूरी हो रही हैं, यानी एम सी इज इक्वल टू एम आर भी है, और यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ एम सी इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। अच्छा इधर देखते हैं हम जो हैं, ये देखें टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनाया हुआ है। वो जाहिर है एक ख़ास नंबर से वो बढ़ रहा था, जब हमने टेबल देखा था उसमें देखें ख़ास नंबर से बढ़ रहा है वो। अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू को, दिस इज़ सेकंड जो कॉलम है वो टोटल रेवेन्यू को ज़ाहिर कर रहा है, जिसमें 10 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 80, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया था 160। तो ये देखें 80, 160, 240, 320, 400 और 480, इस सब में जो एडिशन हो रहा है और जो इसका चेंज इसमें आ रहा है वो है 80 का। इसका मतलब है इसका स्लोप जो है वो सेम है। तो जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप जो होता है वो सेम रहता है। अगर ये कोई भी कॉलम जो है उसमें जो चेंज है अगर वो कांस्टेंट होगा, यानी जैसे 80 का चेंज है, 80 का ही चेंज हो रहा है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो इससे ये होगा कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन जो है वो टोटल रेवेन्यू को ज़ाहिर करेगी। तो हमने एम आर भी देख लिया, टोटल रेवेन्यू का भी देखा, दिस इज़ पी इज़ इक्वल टू ए आर इज़ इक्वल टू एम आर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए, मे बी कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो आप कह सकते हैं या पूछा जा सकता है कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू जो है किस कंपेटिव मार्केट में ये तीनों इक्वल होते हैं, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होते हैं। अच्छा इसकी दो अप्रोचेज हैं, हमने एक अप्रोच देखी है एम सी इक्वल एम आर वाली, मार्जिनल अप्रोच उसको कहते हैं, एक है टोटल अप्रोच, यानी जिसमें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये देखिए हमने टोटल रेवेन्यू लिया और स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे कि अभी बात हुई कि चूँकि इसका स्लोप सेम रहता है तो लिहाजा स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव। टोटल कॉस्ट का कर्व हमने देखा हुआ है, पिछले चैप्टर में देखा था, और ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। और यहाँ पे देखें आप जो हैं 2 पॉइंट आ रहे हैं, 3, एक है Q0, एक Q1 है। दीज आर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट बराबर है तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लिहाजा जो है प्रॉफिट कहाँ होता है, जहाँ पे जो गैप है बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट वो अगर मैक्सिमम होता है तो इसका मतलब है वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्वांटिटी है वो है QE, और यहाँ पे QE जो है दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज़ मार्जिन अप्रोच, जहाँ पे ये क्यू स्टेरिक जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए देखें यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही है कि एम सी इक्वल टू एम आर, इधर भी पूरी हो रही है, लेकिन पहला क्यू स्टेरिक के ऊपर सफिशिएंट कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उसने कहा था स्लोप ऑफ एम सी मस्ट बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। तो यहाँ तो इसका नेगेटिव है, और एम आर का स्लोप यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वो ज़ीरो है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर ज़ीरो से कम होता है, लिहाजा स्लोप ऑफ एम सी इज़ लेस देन, जबकि हमें इक्विलिब्रियम के चाहिए स्लोप ऑफ एम सी इज़ ग्रेटर देन एम स्लोप ऑफ एम आर। तो यहाँ पे जो क्यू ई है इस पॉइंट के ऊपर जो है आपके जो एम सी का स्लोप है वो एम आर के स्लोप से ज़्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, ये हमने बात कर ली है कि अगर जो है एसी जो है वो एसी जो है अगर नीचे है प्राइस से या मार्जिन रेवेन्यू ऊपर है एमसी से, मार्जिन रेवेन्यू जो है जहाँ पे इक्विलिब्रियम था
वहाँ से जो वर्टिकल लाइन इक्विलिब्रियम के आप नीचे लाए थे वहाँ से ही एसी को आप देखेंगे, और आप देखेंगे उस वर्टिकल लाइन में एमआर और एमसी ऊपर है और आपका एसी नीचे है। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो इसमें ये होगा कि जब आपकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट कम है और आपका प्राइस ज़्यादा है। अगर जो है अब देखें यहाँ पे वही सिलसिला है कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको गेन हो रहा है और इधर देखें इसमें आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो कम है और क्या आपकी एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो सो ये दिस इज़ जो है लॉस ऑफ द फर्म। अच्छा, उसके बाद सेकंड मार्केट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हम देखने जा रहे हैं फर्म का। दिस इज़ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब देखें यहाँ पे पहला जो है ये एलएसी हमने ड्रा किया था। जब हमने एलएसी ड्रा किया था फ्रॉम एसएमसीज एसएसीज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, जब हमने एलएसी ड्रा किया था तो वहाँ इस तरह की हमने डायग्राम देखी थी। तो ये इंडस्ट्री को ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पे देखें दिस इज़ डिमांड का, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, और आपकी प्राइस जो है ये वाली है, और जो है क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है। लेकिन उसके बाद न्यू सप्लाई, न्यू मार्केट सप्लाई यानी न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आए, उससे ये हुआ कि प्राइस जो है वो गिरी है, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिर जाती है, क्योंकि डिमांड तो वही थी। तो प्रॉफिट चूँकि बहुत ज़्यादा था। अगर आप देखें अगर आप चाहें इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को देखते हैं तो यहाँ तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, क्योंकि एसएमसी और मार्जिन रेवेन्यू जो है वो इक्वल हैं। यहाँ पे चूँकि लॉन्ग रन को ज़ाहिर करता है तो एलएसी और एलएमसी जो हैं वो भी इक्वलिटी को शो करेंगे। तो न्यू फर्म्स के आने से सप्लाई जब बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी उससे, और ज़ाहिर है जब उनको लॉस होगा तो वो खुद ही मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जो एलएसी है या एसएसी है वो प्राइस पीई को शो कर रहा है, जो कि पहली ही प्राइस के बराबर थी, जहाँ पे इनिशियल मार्केट सप्लाई और इनिशियल डिमांड जो है वो मीट करती थी। जब न्यू सप्लाई का बना है तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गई है। अब जब प्राइस कम हो जाएगी, नीचे आएगी एसी से, तो फिर लॉस शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब एवरेज कॉस्ट जो है हमने ऊपर पढ़ा अभी, ये देखें एवरेज कॉस्ट जो है जब प्राइस से ऊपर है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये लॉस है कि आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और आपकी जो प्राइस है वो कम है। इट मीन्स कि आपको लॉस हो रहा है। तो ये लॉस जो है ये होने की वजह से मार्केट से जो दूसरी फर्म जो न्यू एंट्री हुई थी वो मार्केट से निकल जाएंगी, और इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पे होगा जहाँ पे एसएसी, एसएमसी और एमआर इक्वल हैं, या एलएमसी और एलएसी भी वहाँ पे इक्वल हैं, और एलएसी इज़ एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जब हमने एलएसी पढ़ा था तो हमने उसको प्लानिंग कर्व या हमने उसको इन्वेलप कर्व भी कहा था, और हमने कहा था ये फर्म को गाइड करती है कि कहाँ तक उसने प्रोडक्शन करनी है। तो एलएसी जहाँ पे मिनिमम है वहाँ तक उसने प्रोडक्शन करनी है, तो दैट इज़ क्यूई पॉइंट। तो दिस इज़ इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम और दिस इज़ फर्म इक्विलिब्रियम। आप ये वाली डायग्राम बनाएं सिर्फ, और इसमें आप बनाएंगे कि जनाब दिस इज़ सप्लाई का, डिमांड का, जहाँ इंडस्ट्री की सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है वहाँ पे जो प्राइस सेट होती है तो फर्म को उसी प्राइस के ऊपर जो है वो सेल करना होता है।
क्योंकि इसमें जो है हमने पढ़ा हुआ है कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर है, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस सेट होएगी फर्म को उसी प्राइस के ऊपर जो है बेचना होता है। तो all the firms will be in equilibrium where LMC, SMC, price, MAR जो है वो इक्वल होंगे और एंड दे विल गेट प्राइस दैट इज़ इक्वल टू LAC और SAC, यानी एवरेज कॉस्ट और प्राइस जो बराबर हैं, तो इक्विलिब्रियम होगा, ना लॉस है यहाँ पे और ना कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो दिस इज़ इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम और या फर्म इक्विलिब्रियम। अगर जो है हम इसको देखें तो ये चीज़ें हमने देखी हैं वहाँ पे, ये ग्रीन जो हिस्सा था प्रॉफिट का था, उसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद जो है मोनोपोली का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले हम जो है लेक्चर में इसकी इक्विलिब्रियम वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे देखें मोनोपोली जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो मोनोपोली जो है मार्केट सिचुएशन इन विच अ मोनोपोलिस्ट is there to sell its product at particular price where he attains profit, but there are some conditions that there is no substitute of its product and that firm is the monopolist, one in the industry, and there's no one to compete it. Entry is banned or forbidden. तो मोनोपोली जो है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे एक सिंगल फर्म जो होती है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल इंडस्ट्री, उसकी चीज़ की कोई मुतबादल नहीं होता और उसके बाद जो है कोई कंपेटिटर उसका कोई नहीं होता, एंट्री उसमें नहीं होती। अब इसके कुछ काजेज़ हैं, काजेज़ ऑफ मोनोपोली। गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज, गवर्नमेंट जो है जो कुछ पब्लिक यूजेज की चीज़ें होती हैं उनके लिए जो है किसी ख़ास बड़ी फर्म को अगर वो प्रोडक्शन के लिए कहती है तो वो गवर्नमेंट की रेगुलेटेड जो है मोनोपोली हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान जो है वापडा है और इसी तरह से जो है सुई नॉर्दर्न गैस है कि उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को प्रोडक्शन के लिए कहा हुआ है और वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। कंट्रोल ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज आर इनपुट, अगर किसी मुल्क का जो है उसको उसके मुल्क में इनपुट या रॉ मटेरियल जो है किसी चीज़ का अवेलेबल है जो कि दुनिया में नहीं है तो दैट वुड बी मोनोपोलिस्ट और उसको मोनोपोली हासिल होगी। उसके बाद नेचुरल मोनोपोली है, इसमें जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो होती है और मिनिमम कॉस्ट जो है और बेनिफिट जो होता है वो कंज्यूमर को जो है वो होता है। इस तरह से ये भी मोनोपोली जो है वो हो सकती है। किसी टेक्नोलॉजी जो है अगर उसके ऊपर किसी का कंट्रोल है तो ज़ाहिर है वो भी एक मोनोपोली की किस्म हो जाएगी कि वो उसको वो कंट्रोल करेंगे। और जैसे कोई भी नई चीज़ जो है मार्केट में आती है तो या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो जो जनरेटर होता है, जो क्रिएटर होता है, सबसे पहले उसकी मोनोपोली होती है। उसके बाद वो चीज़ जब जो है वो कॉपी हो जाती है या लोग उसको बनाना शुरू कर देते हैं तो जो कंट्री है बनाने वाला वो एक नई प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसमें मोनोपोली हासिल हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है
वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आप देख रहे हैं मार्जिन रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एवरेज रेवेन्यू का जो है या डिमांड का जो है उसके ऊपर वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग एमसी का जो है वो वही ट्रेडिशनल है, वो हॉकी नुमा जो है वही जैसा आपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन में यूज़ किया वही आप यूज़ कर रहे हैं अब। तो ये जो है एम आर कर्व और ए आर कर्व जो है वो इसको दोबारा से ज़रा देख लें। इसकी कुछ कंडीशन यहाँ पे अच्छी लिखी हुई हैं। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। और जैसा कि हमने बात की कि सिंगल फर्म जो होती है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्री, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, प्राइस मेकर है। हमने परफेक्ट कंपटीशन में जो है फर्म को प्राइस टेकर कहा था, यहाँ हम प्राइस मेकर कहते हैं क्योंकि ये सिंगल होता है, इसको मोनोपोली होती है, तो ये प्राइस का डिसाइड ये वाला करेगा। और बैरियर्स टू एंट्री, कोई इसमें आ नहीं सकता। उसकी इसकी काजेज़ हैं ओनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक आर की इनपुट्स, एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, पेटेंट एंड कॉपीराइट, गवर्नमेंट फ्रेंचाइज एंड लाइसेंस, इकोनॉमी ऑफ स्केल में ऑपरेट। तो ये भी है कि अगर किसी को बहुत बड़ी प्रोडक्शन वो तैयार कर रहे हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट उसके जो है वो कम हो जाते हैं, तो अगर उस लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कॉस्ट कम होते हैं और उसको मार्केट में जो है वो मोनोपोली हासिल हो जाएगी। तो मोनोपोली जो फर्म है उसके हमने जो बात कर रहे थे अभी कि उसके मार्जिनल रेवेन्यू या डिमांड कर्व जो है वो कैसे होते हैं। तो ये देखें डिमांड कर्व जो है इसका वो यानी ये है कि अगर प्राइस वो कम करेगा तो उसकी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब डिमांड कर्व इसका नेगेटिव होगा। और यहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी भी दिखाई गई है। डिमांड कर्व जो है ज़ाहिर है जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व जो नेगेटिव स्लोप्ड है, और टोटल रेवेन्यू कर्व जो है दैट इज़ जो है वो इंक्रीजिंग एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। एंड ये है जी इसका टेबल जिसको समझना ज़रूरी है। अगर आप जो हैं यहाँ पे देखें इसमें और परफेक्ट कंपटीशन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे वो प्राइस कम करके आपकी क्वांटिटी ज़्यादा जो है वो सेल करेगा। तो प्राइस अगर 5 है तो एक क्वांटिटी इसकी सेल होती है, अगर 4 करता है तो 2, इस तरह से अगर 1 करता है तो 5। अब जब टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तो आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। और आप देखें यहाँ पे जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था कांस्टेंट चेंज आ रहा था, वो कांस्टेंट चेंज नहीं है। पहले 5 का चेंज आया, फिर 3 का, फिर 1 का। तो इस तरह से अब जब एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी, और जब मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे तो इसमें जो है आप देखें कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आएगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी। परफेक्ट कंपटीशन में 3 चीज़ें इक्वल थी, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें इक्वल नज़र आ रही हैं, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दे आर इक्वल। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।